So hello everyone, welcome back to my channel. This is बीरज शाह एंड यू आर वाचिंग बीरज स्टडी पॉइंट। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है यानी भारतीय शासन एवं राजनीति, जिसमें जो आपकी सेकंड यूनिट है जिसके अंदर आपके दो चैप्टर्स हैं। जो फर्स्ट है वो है भारतीय संविधान के आधारभूत तत्व एंड जो सेकंड है वो है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य एक विचार विमर्श। तो आज हम अपनी इस वीडियो में इन दोनों चैप्टर्स को या फिर आप कह सकते हो इस पूरी यूनिट को कवर करने जा रहे हैं। और तो और मैंने अपनी इस वीडियो में इस यूनिट से रिलेटेड अभी तक एग्ज़ाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। और तो और मैंने अपनी इस वीडियो में ये भी मेंशन कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। और अगर आपने इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लिया तो आप देखोगे कि आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और तो और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वो भी एज इट इज़ ऐसी ही रहने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो हिस्ट्री की भी चाहिए तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आप प्लेलिस्ट में जाके इन सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, आपको वीडियो किस तरीके से देखनी है जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सकोगे। आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आप जो दिन में काम करते हो वो ईजिली कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको रात में सोने से पहले 15 से 20 मिनट पहले, क्योंकि मेरी जो वीडियो होती है 15 से 20 मिनट की होती है, इससे ज़्यादा की नहीं बनाता मैं फ़िलहाल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सोने से पहले 15 से 20 मिनट पहले एक वीडियो चला देनी है, ठीक है। अगर आपने इसके नोट्स बना रखे हैं तो पहले आप इसके नोट्स को पढ़ लो, देन आप एक वीडियो चला लो, ठीक है। अब इससे क्या होगा, साइकोलॉजी क्या कहती है कि अगर आप पढ़ने के बाद सोते हो तो जो आपका पढ़ा हुआ है वो आपको हमेशा याद रहता है, क्योंकि जब आप सो जाते हो उस समय भी जो आपका ब्रेन रहता है, जो आपका दिमाग रहता है वो एक्टिव रहता है, ठीक है। और मैंने जो हिस्ट्री का सिलेबस है आपका उसमें 8 यूनिट है, ठीक है। और मैंने 8 ही यूनिट को 8 वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। जबकि अगर आप अदर यूट्यूबर्स को देखेंगे तो वो 15-15, 20-20 वीडियो बनाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको वही चीज़ें कराता हूँ, वही कंटेंट कराता हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है और जिससे क्वेश्चन बनते हैं। और जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको अपनी इन सभी वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप एक दिन में एक वीडियो भी देखते हो, ठीक है, तो आप 8 दिन में 8 वीडियो देखते हो, यानी कि आपने 8 दिन में अपना हिस्ट्री का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है, इतनी जल्दी। तो ये थी आपकी स्ट्रेटेजी। और आपको एक दिन में एक क्वेश्चन रिटर्न में भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हो तो आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो और वो भी ईजीली, ठीक है, ज़्यादा बिना मेहनत किए। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, उसमें जो यूनिट फर्स्ट है वो मैंने ऑलरेडी करा दिया है। जो भारतीय राजनीति की प्रकृति के अध्ययन के उपागम कह लो इसे, या दृष्टिकोण कह लो, या मेथड्स कह लो, या अप्रोच कह लो, या विचारधारा कह लो, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। और इसके अंदर हमें 3 टाइप के पढ़ना होता है हमें। जो फर्स्ट है वो है उदारवादी, सेकंड है मार्क्सवादी एंड थर्ड है गांधीवादी। इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना होता है। और जो यूनिट फर्स्ट है वो आप इन 3 वीडियो से इजीली कवर कर सकते हो। इन 3 वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन रह गया था, ठीक है, जिस क्वेश्चन को आज इस वीडियो में आपको बता देता हूँ, जो 2021 के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, भारत राज्य की प्रकृति से आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है, ये जो मैंने तीनों वीडियो बताई है इनके जितने भी पॉइंट्स है बस उन्हें आपको इसमें एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। जैसे कि आपको जो यूनिट फर्स्ट है इसमें दिख रहा है भारतीय राजनीति की प्रकृति। अब ये प्रकृति क्या क्या है, ये तीन ही तो हैं, उदारवादी, मार्क्सवादी और गांधीवादी। तो इन्हीं तीनों को आपको इसमें एक्सप्लेन करना है थोड़ा थोड़ा। ये जितनी वीडियो है इनमें मैंने जितने पॉइंट्स लिखवाए हैं उसके थोड़े थोड़े पॉइंट अगर आप इसमें एक्सप्लेन कर देते हो तो आपका आंसर बन जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन रह गया था जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, चैप्टर यूनिट फर्स्ट का रह गया था। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी यूनिट सेकंड है। इसमें आपके 2 चैप्टर हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है भारतीय संविधान के आधारभूत तत्व। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। जब हम इसके सभी क्वेश्चन को कर लेंगे देन हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो भारतीय संविधान के आधारभूत तत्व है इससे क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं एग्जाम में। जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं को बताओ, ठीक है। अब भारतीय संविधान की विशेषता तो आपको ही पता होगा कि भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान है विश्व का, और ये परिवर्तनशील संविधान है, लचीला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको इसमें पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है।
अब जो इसका सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बनता है कि जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए कहता है, ठीक है। अब भारत की प्रस्तावना के कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो वर्ड्स मैं बता रहा हूँ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये जितने भी पॉइंट है इन्हें बस आपको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। अब जो इससे थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पूछता है कि भारतीय संविधान के ढांचे के बारे में बताओ, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इसका मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है और हमें आंसर किस तरीके से लिखना है एग्जाम में, ठीक है। 2018 के पेपर में पूछा गया था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित मूलभूत विशेषताओं की व्याख्या करें। तो वही जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं उन्हीं को बस हम एक्सप्लेन करते जाएंगे और हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया था। यह संविधान प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र पर आधारित है, जिसमें न्याय, बंधुता, समानता और स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है। यानी किस किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दी गई है, न्याय, बंधुता, समानता और स्वतंत्रता को, ठीक है। काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको लिखवाया है, अगर आप खुद भी पढ़ते हो तो आप खुद भी समझ जाओगे। अब देखते आना, मैं सिर्फ इन्हीं सब वर्ड्स को एक्सप्लेन करते जाऊँगा, जो प्रभुत्व संपन्न है, लोकतंत्र, गणराज्य, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, बस आपको इन्हीं को एक्सप्लेन करना है और आपका आंसर एकदम परफेक्ट बन जाता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रतिष्ठित मूलभूत विशेषताएं निम्न है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रभुत्व संपन्न। अब इसका मतलब क्या है, इससे हमारा अभिप्राय यह है कि भारत स्वतंत्र है, ठीक है। अब भारत स्वतंत्र है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उसके आंतरिक मामलों पर कोई भी बाहरी शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ठीक है। तथा भारत किसी भी विदेशी या आंतरिक शक्ति के नियंत्रण में नहीं है और वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है या मुक्त है, ठीक है। और भारत की जो विधायिका है वो संविधान में लिखे नियमों के अंदर कानून बनाने का कार्य करती है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो विधायिका का कार्य क्या होता है, नियम तथा कानून को बनाना। अब जो आपका सेकंड पॉइंट है वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य से हमारा अभिप्राय, भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। यहाँ पर वर्ड में एरर है, आपको लिखना है राज्य धर्म, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर राज्य का मतलब क्या होता है, सरकार से होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, राज्य का मतलब सरकार। यहाँ पर कोई भी राज्य धर्म नहीं है, अर्थात यहाँ पर भी थोड़ा सा एरर है, राज्य होगा, ठीक है, इस तरीके से। राज्य ना तो धार्मिक है और ना ही अधार्मिक है और ना ही धर्म विरोधी है। भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है तथा उसका प्रचार प्रसार करने की उसे पूर्ण स्वतंत्रता है। और किसी भी व्यक्ति के साथ उसके, यहाँ पर भी एरर है, यहाँ पर धर्म होगा, ठीक है। स्पेलिंग एरर के लिए माफ़ी चाहता हूँ, हिंदी में टाइप करते समय थोड़ी गलती हो जाती है। तो किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ समाजवादी की प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीके से करना है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखते हैं। जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखते हैं। अब आप पूछोगे सर ये मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसका मतलब होता है जहाँ पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, जहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलजुल कर कार्य करते हैं और देश का विकास करते हैं। अब इसके कुछ ना कुछ लक्ष्य होंगे, तो इसके भी कुछ लक्ष्य हैं, जिसके लक्ष्य क्या है कि गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। यहाँ पर एरर है, यहाँ पर आपको लिखना है असमानता, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर असमानता लिखना है, ठीक है। अवसर की असमानता को समाप्त करना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लोकतांत्रिक। संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। अब इसका मतलब क्या है, लोकतांत्रिक राज्य का मतलब होता है कि जो शक्ति का स्रोत है वो जनता है, ठीक है। अब भारत की लोकतांत्रिक विशेषताएं निम्न है। फर्स्ट, सार्वभौमिक व्यस्मताधिकार। सेकंड, एक वोट एक मोल। एंड थर्ड, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि इसकी कई सारी विशेषताएं हैं। तथा नियमित अंतराल पर चुनाव कराए जाते हैं जिससे कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है।
और अगर जो प्रतिनिधि है यानी कि जो नेता है वो लोकहित में कार्य नहीं करते तो जनता द्वारा उन्हें नेक्स्ट टाइम बदला भी जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है गणराज्य। एक गणराज्य या गणतंत्र में राज्य का प्रमुख अधिकारी जो होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब गणराज्य का मतलब समझिए, गणराज्य का मतलब होता है जो भी राज्य का प्रमुख होगा, प्रमुख अधिकारी होगा, जो भी राज्य का प्रमुख अधिकारी होगा वो किसके द्वारा चुना जाएगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा, और वो भी अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से चुना जा सकता है, लेकिन चुना जाएगा जनता के द्वारा। ठीक है। अब इसी तरीके से भारत की प्रस्तावना से स्पष्ट है कि भारत एक गणराज्य है, तो इसमें भी क्या होगा, भारत के राष्ट्रपति, जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है। जो हमारे द्वारा नेता चुने जाते हैं वो चुनते हैं राष्ट्रपति को, तो ये अप्रत्यक्ष तरीका हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्याय। प्रस्तावना में न्याय शब्द 3 अलग अलग रूपों से स्पष्ट किया गया है। पहला है, इसमें देखो आप डायग्राम के साथ ही बता देना, आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। जैसे कि जो न्याय है इसको 3 भागों में बांटा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जिन्हें मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से प्राप्त किया गया है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। ठीक है। संविधान में सामाजिक न्याय। ठीक है। अब हम एक एक करके सभी न्याय को एक्सप्लेन करेंगे। इससे हमारा अभिप्राय यह है कि संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्याय संगत समाज की स्थापना करना है। अब आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय से हमारा अभिप्राय संपत्ति का केंद्रीकरण न होकर उसका विकेंद्रीकरण करना है, जिससे समाज के सभी सदस्यों के पास संपत्ति का समान वितरण हो सके। ठीक है। अब राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीति में सभी नागरिकों को समान भागीदारी प्रदान करना है, जैसे कि सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार और एक वोट एक मूल। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्वतंत्रता। भारत के संविधान में स्वतंत्रता शब्द से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति को उसके तानाशाही, गुलामी से मुक्त या स्वतंत्र करना है। ठीक है। अब समानता से हमारा अभिप्राय यह है कि समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त करना है। संविधान से स्पष्ट है कि भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समता प्रदान की जाएगी। संविधान में ऐसे नियम तथा कानून बनाए जाते हैं जिसके द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता को प्राप्त किया जा सके। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से आता है, 2015 के पेपर में पूछा गया था, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके 2021 के पेपर में आया, भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं की विवेचना करें। ठीक है। अब इसका ही सॉल्यूशन कुछ पॉइंट्स जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए वो सब यहाँ पर भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया और ये संविधान प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र पर आधारित है, जिसमें न्याय, बंधुता, समानता और स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है। ठीक है। अब इन सब पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन अच्छी तरह नहीं करूँगा, बस जल्दी करा दूंगा क्योंकि मैंने ऊपर करा रखे हैं इन सभी को एक्सप्लेन अच्छी तरह। ठीक है। अब भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो फर्स्ट है वो है लिखित तथा विस्तृत संविधान। भारत का संविधान एक लिखित तथा विस्तृत संविधान है। इसे एक दस्तावेज पर लिखा गया है। साथ ही विश्व का यह सबसे लंबा संविधान है, जिसमें 22 अध्याय हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 9 अनुसूचियाँ शामिल हैं। और इसमें क्या है, SC और ST के लिए संरक्षण और विशेषाधिकार भी दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवर्तनशील संविधान। भारतीय संविधान विकास और विस्तार को महत्व देता है, जिससे संविधान की आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए नए कानून बनाना, पुराने कानून में संशोधन करना एक्सेट्रा। संविधान के बहुत से भाग में संसद के साधारण बहुमत से कुछ भी नियम तथा कानून बदला जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर 2/3 बहुमत पर ही उन सभी नियमों या उन सभी विषयों पर उनको चेंज किया जा सकता है। ठीक है। जब 2/3 बहुमत होगा। राज्य विधानमंडल में स्वयं से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई अलग संविधान थोड़ा है, क्योंकि उसके लिए भी वही संविधान है जो बाकी सब फॉलो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्धसंघीय। भारतीय संविधान भारत को एक संघीय सरकार घोषित करता है। शक्तियों और इसके शक्तियों का विभाजन इस प्रकार है। जो केंद्रीय सूची है उसमें 97 विषय हैं और जो राज्य सूची है उसमें 65 विषय हैं और जो समवर्ती सूची है
उसमें 48 विषय हैं, ठीक है। और जो केंद्रीय सूची है उस पर केवल एकमात्र केंद्र सरकार का ही नियंत्रण होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है संसदात्मक सरकार। भारत के संसदात्मक भारत में संसदात्मक सरकार की स्थापना की गई है। भारत का राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होता है और जो वास्तविक में जो असली कार्यकारिणी होती है वो विधानमंडल के सदस्यों द्वारा असली कार्य किया जाता है, ठीक है। जो राष्ट्रपति होता है वो केवल नाम मात्र का होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष राज्य। ये मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है, तो इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप ऊपर से एक बार देख लेना। नेक्स्ट है मौलिकता अधिकार। संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि निम्न है। जैसे कि आपको पता ही होगा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, संस्कृति तथा शैक्षणिक का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। यहाँ हल्की सी स्पेलिंग एरर है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। यदि अब इन नियमों का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, यदि संसद या राष्ट्रपति द्वारा ऐसे नियम पारित किए जाते हैं, ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिससे कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या फिर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो कोई भी व्यक्ति अदालत में जाकर इसके खिलाफ अपील कर सकता है, ठीक है। यह हमें राइट्स दिए गए हैं, यह हमें अधिकार प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है एकहरी नागरिकता। भारत में संघीय सरकार है किंतु भारत में एकहरी नागरिकता है। यहाँ सभी नागरिक भारत के ही हैं, चाहे वो कहीं पर भी रहें। वयस्क मताधिकार। भारत में जो व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक है बिना किसी भेदभाव के इजीली वोट डाल सकता है। स्वतंत्र न्यायपालिका। अब इसका मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या है कि जो न्यायपालिका है, जो इससे हमारा अभिप्राय यह है कि जो न्यायपालिका है वो विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है, ठीक है। वो अपना कार्य खुद ही करती है और वो ना तो विधायिका और ना ही कार्यपालिका और ना ही किसी अन्य के नियंत्रण में है, तथा वह अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रभुत्व संपन्न। इसे मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया था, आप ऊपर से देख लेना एक बार, ठीक है, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसे ही मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था, आप वहाँ से भी देख लेना, ठीक है। गणराज्य भी मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। ये मैंने नहीं किया, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से हमारा अभिप्राय उन सिद्धांतों से है। अब ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया था कि नीचे बताऊंगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से हमारा अभिप्राय उन सिद्धांतों से है जो केंद्र और राज्य सरकार नियम तथा कानून बनाते समय अपने समक्ष रखती है, अपने सामने रखती है। जब कभी भी केंद्र या राज्य सरकार किसी भी नियम को बनाती है तो वो इसे अपने समक्ष रखती है, अपने सामने रखती है। अब इससे क्या होता है कि सरकार को नियम तथा कानून बनाते समय एक दिशा निर्देश मिलता है, एक डायरेक्शन मिलती है, ठीक है। उदाहरण के लिए सरकार को ऐसे नियम तथा कानून बनाने चाहिए जो कि लोकहित में हो और जिससे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता लाई जा सके, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2017 के पेपर में पूछा गया था। भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आया था एग्जाम में। इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। भारत के संविधान की आधारभूत संरचना। भारतीय संविधान के आधारभूत जो ढांचा है वो इस प्रकार है। भारतीय संविधान के न्यायिक सिद्धांत पर आधारित है। जो भारतीय संविधान है वो न्यायिक सिद्धांत पर आधारित है। संविधान के आधारभूत संरचना से तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से, उन नियम तथा कानून से है जो भारतीय संविधान में राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रकट करता है और इन प्रावधानों को संसद द्वारा हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे की मुख्य विशेषता निम्नलिखित तत्वों को शामिल किया गया है, ठीक है। जो फर्स्ट है सर्वोच्च संविधान और जो सेकंड है वो है सर्वोच्च कानून, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्रता, चुनाव, ये सभी हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। संसद को पूर्ण शक्ति, ठीक है। स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में शंकरी प्रसाद और भारत सरकार का मामला, ये कब था? 1951 में था, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और मामला था 1965 में, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान सरकार मामला।
इन सभी मामलों के निर्णय देते हुए संसद को संविधान में संशोधन की पूर्ण आज़ादी प्रदान की गई थी। ठीक है, इसका कारण यह था कि शुरुआती वर्षों में जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने राजनीतिक नेतृत्व पर विश्वास जताया था, क्योंकि उस समय जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे वो संसद के ही सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव। 1970 के दशक में शुरुआती में तत्कालीन समाज द्वारा कपूर वर्सेस भारतीय संघ मामला में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को बदलने के लिए संविधान में व्यापक संशोधन किए गए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कपूर मामले में सर्वोच्च न्यायालय को इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय को अवैध घोषित किया गया था। ठीक है, संसद द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है आधारभूत संरचना का सिद्धांत। 1951 में शंकरी प्रसाद वर्सेस भारतीय सरकार मामला और 1965 में सज्जन वर्सेस मामला, ये राजस्थान मामला जो था, में लिखा गया है कि इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि मूल ढांचा बदला जा सकता है अथवा पूरे संविधान को बदला जा सकता है। धारा 368 को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं धारा 368 है क्या। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसमें इसके अकॉर्डिंग अनुच्छेद यह कहता है कि इस संविधान के किसी बात से होते हुए भी संसद अपनी शक्तियों द्वारा संविधान में परिवर्तन कर सकती है। अब हम इसके इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं, इसके महत्व की बात कर लेते हैं कि आधारभूत ढांचे का महत्व। किसी भी देश का संविधान उस देश के मौलिक नियमों का दस्तावेज होता है। दस्तावेज के आधार पर अन्य नियम तथा कानून बनाए जाते हैं और उन्हें लागू किया जाता है। संविधान के कुछ भागों और अन्य प्रावधानों की तुलना में इसे अधिक विशेष दर्जा दिया गया है। ये पॉइंट मैंने शायद एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। संविधान के कुछ भागों को अन्य प्रावधानों की तुलना में अधिक या विशेष दर्जा दिया गया है। कुछ जो नियम तथा कानून है उन्हें अधिक महत्व दिया गया है, अधिक दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि यह भाग संविधान के संशोधन से संविधान की रक्षा करते हैं। ठीक है, ये जो भाग है वो संविधान के संशोधन से संविधान की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आधारभूत ढांचे की आलोचना। अब आलोचक क्या कहते हैं? आलोचकों ने इस सिद्धांत को अलोकतांत्रिक कहा है। क्यों? क्योंकि न्यायाधीश जो कि चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते, जो कि जनता द्वारा नहीं चुने जाते, ये तो एग्जाम पास करके आते हैं, संसद द्वारा पारित किए गए संविधान में अवैध घोषित किया गया है। ठीक है, जबकि समर्थकों ने इसे बहुमतवाद या अधिनायकवाद वाली के खिलाफ सुरक्षा के रूप में माना है। ठीक है, इसका कंक्लूजन हम क्या लिख सकते हैं? संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाए रखने के लिए काल और परिस्थितियों, यहाँ वर्ड की स्पेलिंग एरर है, परिस्थितियों, एक मिनट रुक जाएगा, परिस्थिति यानी सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पर मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, परिस्थिति। परिस्थितियों के अनुसार बदलाव जरूरी है। साथ ही भारतीय न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही के मध्य समान संतुलन बनाए रखने के लिए प्रयास किया गया है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव ये थे। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो सेकंड चैप्टर है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य एक विचार विमर्श। ठीक है, अब मैं इस चैप्टर का आपको ओवरव्यू बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य क्या संबंध है, एक्सप्लेन करो। ठीक है, इस तरीके से आते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक कमेंट डिस्कस करना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट ने मेरी बीए प्रोग्राम की हिस्ट्री की वीडियो देखी थी और वो कमेंट करता है कि बीए प्रोग्राम का पेपर दे आया हूँ और एक एक क्वेश्चन वही था जो आपने बताया था। ठीक है, इन्होंने मेरी वीडियो देखी थी और एक एक क्वेश्चन वही था जो मैंने अपनी वीडियो में बताया था। क्योंकि मैं कौन सा रूल फॉलो करता हूँ, वो है 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट। आपको पता है, जो भी आप काम करते हो और उसमें जो आपका रिज़ल्ट आता है, आप सोचते हो कि आपने 100% अपना एफ़र्ट दिया है, लेकिन आपको पता है जो आपका रिज़ल्ट आता है ना 80%, वो आपके 20% एफ़र्ट से आता है। ठीक है,
क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पूरे साल पढ़ाई करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी लास्ट में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। और वहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे होते हैं जो कि पूरे साल एंजॉय करते हैं, ठीक है, और लास्ट में थोड़ी सी पढ़ाई करके वो 80% से भी अबव स्कोर कर देते हैं। कैसे? क्योंकि वो ये रूल फॉलो करते हैं, उन्हें पता रहता है कि क्या पढ़ना है। सबसे मेन मैटर यही करता है कि आपको पढ़ना क्या है। और मैं अपनी इस वीडियो में सिर्फ वही कंटेंट डिस्कस करता हूँ जो कि एग्ज़ाम में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और जिन टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको भी ये रूल अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए कि 20% एफर्ट्स करना चाहिए। उस जो भी काम होता है उसमें उतना ही टाइम दो जितने कि उसको रिक्वायर्ड है, जितनी उसकी ज़रूरत है उसमें उतना ही टाइम लगाओ, ठीक है। 20% से आप 80% रिज़ल्ट गेट कर सकते हो इस तरीके से आसानी से, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरी भी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी बहुत सी वीडियो बना सकूं। क्योंकि मुझे अभी मेरे पास सिर्फ 4 से 5 महीने बचे हुए हैं और मुझे अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, ठीक है। तो अब मेरी वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैंने सोचा है कि आपके जितने भी सेमेस्टर होंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी सेमेस्टर होंगे, उन सब के लिए ऐसी ऐसी और वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ मेरी इन सही वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना। तो अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि 2021 के पेपर में पूछा गया था, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को 2019 के पेपर में किस तरीके से पूछ के आया, अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। ये दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है लेकिन इनकी थीम एक ही है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। भारतीय संविधान है, उसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मौलिक अधिकार और दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। सबसे पहले हम मौलिक अधिकार के बारे में डिस्कशन करेंगे, देन हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मौलिक अधिकार के अंदर जो हमारा पहला अधिकार आता है वो है समानता का अधिकार। अब इस अधिकार का जो उल्लेखन है वो 14 से 18 अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। अब अनुच्छेद 14 क्या कहता है? इसके अनुसार सरकार या राज्य सभी व्यक्तियों को समान समझेगा तथा सबको सुरक्षा प्रदान करेगा तथा समानता के इस अधिकार से किसी को ये वंचित नहीं किया जा सकता। अब अनुच्छेद 15 के अनुसार, इसके अनुसार सरकार किसी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, लिंग या नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। अब इस अधिकार का जो उल्लेखन है ये अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। इसमें 7 स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। पहला, भाषण देने तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। दूसरा, संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता। तीसरा, धन अर्जित करने तथा उसे रखने या बेचने की स्वतंत्रता। चौथा, भारत के किसी भी राज्य में घूमने की स्वतंत्रता। पाँचवा, बिना हथियार शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। छठा, किसी भी राज्य में रहने या बसने की स्वतंत्रता। सातवां है किसी भी आजीविका या व्यापार या कारोबार को करने की पूर्ण स्वतंत्रता। अब नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में इसमें ये जो शोषण का विरुद्ध अधिकार है ये अनुच्छेद 23 से 24 में इसमें बताया गया है। अब अनुच्छेद जो 23 है वो क्या कहता है? भीख मांगना या दास प्रथा जैसी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है और इसमें विश्वास रखने वाले को दंड का प्रावधान है, ठीक है। अब अनुच्छेद 24 क्या कहता है? इसके अनुसार किसी बच्चा, अगर वो बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, यदि उसे किसी व्यक्ति द्वारा कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे कार्य करवाया जाता है तो यह एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए उस व्यक्ति को दंड भी दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो हमारा अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इस अधिकार को अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन किया गया है। इससे हमारा तात्पर्य यह है कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है, अर्थात भारत ना तो धार्मिक है और ना ही अधार्मिक है और ना ही धर्म विरोधी है। भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है तथा उसका प्रचार प्रसार करने की उसे पूरी स्वतंत्रता है और किसी भी व्यक्ति को उसके साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट अधिकार है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 29 के अनुसार, इसके अनुसार भारत से किसी भी नागरिक को अपनी लिपि, भाषा या संस्कृति को संरक्षण करने का पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 30 का कहता है
जितने भी भाषीय या धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उन्हें अपने विद्यालय या विश्वविद्यालय स्थापित करने का पूर्ण अधिकार है तथा इसमें सरकार दान या अनुदान देते समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती है। अब जो लास्ट है हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। अब अनुच्छेद 32 के अनुसार, इसके अनुसार यदि संसद या राष्ट्रपति द्वारा ऐसे कानून पारित किए जाते हैं जो लोकहित में नहीं है या फिर जिनसे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो कोई भी नागरिक न्यायालय में जाकर अपील कर सकता है। अब इसका मूल्यांकन हम देख लेते हैं। निसंदेह मौलिक अधिकारों को संविधान में एक शानदार सूची दी गई है, किंतु इसे जनता के हित में लागू नहीं किया गया। जैसे संविधान में महिलाओं, बच्चों और SC/ST विशेषाधिकार प्रदान किया गया, इन्हें विशेषाधिकार प्रदान किया गया, जैसे कि आपको पता होगा। लेकिन अब इसमें समर्थक क्या कहते हैं, जो कि समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, जैसे कि आपको पता है। तो अगर इन्हें विशेषाधिकार दिया गया है तो ये किस प्रकार की समानता है, आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा। तो समर्थकों का क्या कहना है कि इनके साथ अतीत में बहुत बुरा हुआ है और इन्हें आगे लाने के लिए और इन्हें उभारने हेतु इन्हें विशेषाधिकार की आवश्यकता है, जिससे ये आगे आए और समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। अब हम बात कर लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से हमारा अभिप्राय उन सिद्धांतों से है जो केंद्रीय और राज्य सरकार कानून और योजना बनाते समय अपने समक्ष रखती है, अपने सामने रखती है। यह सिद्धांत सरकार को नियम बनाते समय दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं। अब अनुच्छेद 37 क्या कहता है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, यह जितने भी नियम तथा कानून होंगे ये कोर्ट द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है। नीति निर्देशक का वर्णन निम्न है। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हैं, हम एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे। जो पहला है वो है समाजवादी सिद्धांत। इसके कई सारे सिद्धांत हैं, जैसे समाजवादी सिद्धांत, दूसरा है उदारवादी सिद्धांत, ठीक है, तीसरा विविध सिद्धांत। एक एक करके हम सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो सरकार द्वारा ऐसे नियम तथा कानून बनाए जाएँ जो लोकहित में हो और जिनसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता को स्थापित किया जा सके। स्त्री तथा पुरुषों को समान काम के बदले समान वेतन, भौतिक साधनों का एकीकरण न होकर इसका समान वितरण करना, बच्चों और नवयुवकों की शोषण से रक्षा करना, ग्रामीण क्षेत्र में निजी और सरकारी उद्योगों का विकास करना। ठीक है, ये सभी समाजवादी सिद्धांत कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि उदारवादी सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या करना है। 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना करना और मादक पेयों पर प्रतिबंध लगाना और SC/ST के लिए विशेषाधिकार प्रदान करना तथा उनकी रक्षा करना। यहाँ वर्ड में एरर है, रक्षा करना। ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत देख लेते हैं। सरकार अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देगी, अंतर्राष्ट्रीय के साथ न्याय तथा उचित तथा सम्मानपूर्वक संबंध स्थापित करेगी, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान करेगी और तथा उसका पालन करेगी, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान शांति में करेगी। ठीक है। और जो अगला सिद्धांत है वो है विविध सिद्धांत। सरकार भारत के भूमि में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक जैसी न्याय व्यवस्था की स्थापना करेगी। सरकार कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करने के लिए कदम उठाएगी। संसद द्वारा घोषित ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा करेगी सरकार। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के बीच अंतर। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कानूनी शक्ति। मौलिक अधिकारों के पीछे कानूनी शक्ति होती है, जबकि नीति निर्देशक के पीछे कानूनी शक्ति नहीं होती। अब सेकंड पॉइंट है न्यायालय में अपील। यदि संसद या राष्ट्रपति द्वारा ऐसे नियम पारित किए जाते हैं जिनसे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो या फिर जो लोकहित में नहीं है तो कोई भी नागरिक न्यायालय में जाकर अपील कर सकता है, किंतु नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में ऐसा नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है गतिरोध। यदि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच गतिरोध होता है तो मौलिक अधिकार सदैव मान्य होते हैं। ठीक है। अब इनका मूल्यांकन देख लेते हैं। आलोचकों को कहना यह है कि नीति निर्देशक तत्व केवल नाम मात्र के हैं। यदि इनका संविधान में उल्लेखन नहीं होता तो भी हमारा कार्य चल जाता, क्योंकि भारत का जो अभी लोकतंत्र है वो अभी शिशु अवस्था में है। नीति निर्देशक तत्वों में निम्न बातों को स्पष्ट नहीं बताया गया। पहला है भौतिक वस्तुओं का किस प्रकार विभाजन किया जाए और दूसरा है श्रमिकों का शोषण किस प्रकार समाप्त किया जाए। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।